हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 के इतिहास विषय का पहला लेसन भारत का वैभवशाली इतिहास, उसमें हमने पढ़ा था अंत में किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक जीवन था और उसकी उपलब्धियाँ, किस प्रकार लोग वृक्षों की, जल की और पशुओं की पूजा करते थे। तो इस प्रकार के बहुत सारे तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं। उत्खनन के माध्यम से भी हमें ऐसा पता लगा है और विभिन्न प्रकार की जो कलाकृतियाँ थी उसके माध्यम से भी पता चलता है कि यहाँ के लोग वृक्ष, जल और पशुओं की पूजा करते थे। और जिस प्रकार हड़प्पा से ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं और इसके बारे में भी हमें अनुमान है। और किस प्रकार हमने अंत में पढ़ा था महाजनपद काल, और किस प्रकार से मुख्य रूप से महाजनपदों की संख्या कितनी 16 बताई गई थी और उनकी राजधानियाँ पढ़ ली थी हमने। और उनके अलावा छोटे बहुत और भी अन्य जनपद थे जिनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे आज प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति और संवैधानिक व्यवस्था। जो गणतंत्र था, जो संविधान था, संवैधानिक व्यवस्था थी, वो प्राचीन भारत में किस प्रकार की थी। तो पढ़ते हैं इसको। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में समृद्ध गणतंत्रात्मक शासन पद्धति एवं संवैधानिक व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। यानी कि इतिहास का जब हमने अध्ययन करते हैं तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में जो गणतंत्र था, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी और जो संवैधानिक व्यवस्था थी उसके प्रमाण मिले हैं। अर्थात जो ये शासन व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है। यह हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, यह हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। बौद्धकालीन गण राज्यों के विधान और शासन पद्धति, गणराज्य का राजा या प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति होता था। अर्थशास्त्र में लिच्छवी गणराज्य के लिए राजा शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग किया है। अर्थात वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य का राजा समझता था। अर्थात वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य का राजा समझता था। उपराजा, भंडारिक और सेनापति राजा की क्या करते थे? सहायता करते थे। तो यानी कि मुख्य तो शासन जो तंत्र चलता था वो राजा होता था। इसके साथ साथ उसके अन्य जो सहायक होते थे, उपराजा, भंडारिक और सेनापति, तो ये राजा की क्या करते थे? सहायता करते थे। यानी कि ये राजा के अलावा अन्य पद उस समय थे भी। सभा या संस्था, इसमें हमने पढ़ लिया था सभा और संस्था को भी। सभा या संस्था गणराज्यों के कुल प्रमुखों की सर्वोच्च सभा होती थी। सभा या संस्था गणराज्यों के कुल प्रमुखों की सर्वोच्च सभा होती थी। इसमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करके निर्णय किया जाता था। इसमें विभिन्न विषयों पे क्या किए जाते थे? विचार विमर्श किया जाता था और उस पर निर्णय किया जाता था। जिस स्थान पर सभा की जाती थी उसे संस्थागार या संथागार कहते थे। जिस स्थान पे क्या होती थी? सभा होती थी, मीटिंग्स वगैरह होती थी, सभाएं वगैरह की जाती थी, उसे संस्थागार या संथागार कहा जाता था या कहते थे। संस्थागार में सदस्यों के एक निश्चित क्रम में बैठने की व्यवस्था आसन पनापक नाम का अधिकारी करता था।
आसन पन प्लस आपक, यानी कि आसन के अनुसार, यानी कि सदस्यों को एक निश्चित क्रम में बैठने की व्यवस्था आसन पन आपक क्रम, यानी कि उनका किस प्रकार का पद है और उनको किस प्रकार वहाँ बिठाया जाए, तो इसकी व्यवस्था करने के लिए भी एक अधिकारी होता था। संस्था के अधिवेशन के लिए एक निश्चित संख्या गणपूर्ति आवश्यक थी, यानी कि एक कोरम होता था, भी इतने सदस्य उपस्थित होने हैं तो उसकी पूर्ति भी आवश्यक थी। संस्था में सदस्य द्वारा औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था। औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है या कोई भी काम से संबंधित है उसका औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था, रखा जाता था। प्रस्तोता द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद उसे 3 बार दोहराया जाता था। अनुसाव, जिसको अनुसाव कहते थे, यानी कि अनुसाव करना, किसी चीज़ को 3 बार दोहराना, ध्यान रखना। तो प्रस्तोता द्वारा, यानी कि प्रस्तोता मतलब प्रस्तुत करने वाला, प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद प्रस्ताव को पेश करता था, उसे प्रस्तोता, और उसे 3 बार क्या किया जाता था, दोहराया जाता था, अनुसाव, जिसे क्या कहते हैं, अनुसाव, ताकि सभी उपस्थित सदस्य उसे सुन सकें। प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए सदस्यों से पूछा जाता था, यानी कि जो प्रस्ताव रखा जाता था उसको फिर अन्य सदस्यों के बीच उसकी डिस्कस होती, चर्चा होती, अन्य सदस्यों के बारे में पूछा जाता। जो सदस्य मौन रहते उनकी सहमति मान ली जाती, और जो सदस्य मौन रहते, चुप रहते, यानी कि कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, तो उनकी सहमति मान ली जाती कि इनको ये मंजूर है। वाद विवाद के बाद सर्वसम्मति न बनने पर मतदान की भी व्यवस्था थी, यानी कि किसी बात को लेकर, किसी प्रस्ताव को लेकर अगर वाद विवाद हो जाता और उस पर सहमति नहीं भी बनती, तो उसके पश्चात उस पर क्या होती, वोटिंग होती, यानी कि क्या करते, वोटिंग करते, अर्थात मत डालते, यानी कि मतदान करवाते। विभिन्न रंगों की शलाकाओं द्वारा, जो कि भिन्न मतों की सूचक थी, मतदान कराया जाता। शालाका ग्राहपक नामक अधिकारी इन्हें एकत्रित करता था। तो ग्राहपक नाम का एक अधिकारी होता था जो उन शलाकाओं को, उन पत्रों को क्या करता था, पत्रिकों को, जो जिसमें वोटिंग होती थी, उनको इकट्ठा करता था, एकत्र करता था। यह कार्य या गोपनीय या खुले दोनों रूप में होता था, यानी कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में होता था। या तो गोपनीय, अप्रत्यक्ष, और या खुले, प्रत्यक्ष, दोनों रूपों में होता था। विवादित विषय कतिपय चयनित समितियों को सौंप दिया जाता था, यानी कि कोई विषय अगर फिर भी विवादित रह जाता तो उस विषय को चयनित समितियां थी, एक समितियां बनाई गई थी, उनको सौंप दिया जाता था। फिर वो उस पर गहन अध्ययन करते, विचार विमर्श करते, फिर उसको लागू करते। गणतंत्रों की न्यायिक व्यवस्था का भी विशेष स्थान था। बुद्ध घोष की अटकथा के अनुसार अपराधी की जांच पड़ताल 7 न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जाती थी, और उसके बाद उसे ही दंड दिया जाता था। उसे क्या कर दिया जाता, दंड दिया जाता था। यानी कि अटकथा के अनुसार अपराधी की जांच पड़ताल 7 न्यायिक अधिकारी, यानी कि कोई अपराध वगैरह से संबंधित कोई मुद्दा आता तो उसके लिए 7 अधिकारी नियुक्त किए गए थे, और वो 7 अधिकारी मिलकर उस पर जांच पड़ताल करते और उसके बाद ही उसे दंड दिया जाता था। यानी कि न्याय की प्रणाली भी थी, तो बहुत सुव्यवस्थित थी, अच्छे तरीके से उसको लागू किया गया था कि यानी कि कोई निरपराध या जो निर्दोष हो उसको सजा नहीं हो। हमारी वर्तमान संसदीय एवं संवैधानिक व्यवस्था में महाजनपदकालीन गणतंत्र व्यवस्था की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। प्राचीन भारत में प्रजातंत्र का यह अनुकरणीय उदाहरण था, लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक निरंतर नहीं रह सकी, लंबे समय तक नहीं चल सकी। कालांतर में मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, यानी कि एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उसने केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना कर संपूर्ण भारतवर्ष को एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया। अब आगे है सामाजिक जीवन और उसकी प्रमुख विशेषताएं, यानी कि उस समय सामाजिक जीवन कैसा था, उसकी क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम।
सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था। तो पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था। प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण और आश्रम व्यवस्था तत्कालीन समाज की आधारशिला थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में परम पुरुष से उत्पन्न भारतीय समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यानी कि 4 वर्णों में भारतीय समाज को बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो हमारा जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो लगभग हम वैश्य में आते हैं, ध्यान रखना का उल्लेख है। जिन्हें परम पुरुषों से उत्पन्न बताया गया है उनके अनुसार समाज एक व्यक्ति और वर्ण उसके अंग माने गए हैं। इसके अनुसार समाज एक व्यक्ति और वर्ण उसके अंग माने गए हैं। इन वर्णों का मुख्य आधार क्या है? व्यवसाय है। इस काल में व्यक्ति को व्यवसाय अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति व्यवसाय कर सकता था। एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हो सकते थे, यानी कि इसका विभाजन जाति के आधार पे नहीं करके उसके कर्मों के आधार पे, उसके कार्यशैली, उसमें गुणवत्ता के आधार पे किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद व्यवस्था का, कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद व्यवस्था का और अधिक विकास हुआ। वर्ण भेद व्यवस्था का और अधिक विकास हुआ, लेकिन आधार कर्म ही था। क्या कह रहे हैं? उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद व्यवस्था का और अधिक विकास हुआ, लेकिन आधार कर्म ही था, यानी कि कर्म के आधार पे इसका डिवाइडेशन होता था, बंटवारा होता था। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का कथन है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है, न कि जन्म से। तो कितनी बढ़िया बात थी, कितना बढ़िया था अपना इतिहास। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का कथन है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है, न कि जन्म से। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता भी, ज्ञान से ब्राह्मण बनता है। इस समय अंतर्वर्णीय विवाहों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक कुशलता का विकास था, यानी कि व्यवसाय में जो कुशल है उसका विकास था। वर्ण परिवर्तन संभव था, वर्ण में परिवर्तन हो सकता था। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का कर्ता महिदास किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इत्रा यानी कि शूद्र वर्ण का पुत्र था, इसलिए ऐत्रेय कहलाया। वेद व्यास का भी इसी प्रकार का उदाहरण है। शूद्र काल में वर्ण भेद में जन्मना दृढ़ता आने लगी, थोड़ी मजबूती आने लगी। गौतम बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था विकृत, बिगड़ी व अधिक कठोर हो गई एवं आपसी भेद बढ़ गए। कौन से काल में? गौतम बुद्ध के समय में भी। इसलिए बौद्ध साहित्य में वर्ण भेद की कटु आलोचना की गई। तो बौद्ध साहित्य में वर्ण भेद की कड़वी आलोचना की गई, यानी कि उसको सख्त नफरत पैदा की गई। उससे वर्ण व्यवस्था के विपरीत रूप से धीरे धीरे जाति व्यवस्था बनी। कर्म आधारित वर्ण धीरे धीरे जन्म जातियाँ हो गई और वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारतीय समाज अनेक व्यवसायगत समाजों में विभाजित था, यानी कि धीरे धीरे उत्तरोत्तर जो वर्तमान समय में हम देखते हैं तो जातिगत आधार पर इनमें भेदभाव होने लग गया। तो पहले ऐसा नहीं था, आदमी जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण बनता था, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा भी है। अब आगे है आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था आपने पूर्व में पढ़ी होगी, सामाजिक अध्ययन विषय में आम मिल जाती है। तो वर्ण व्यवस्था को भी 4 भागों में बांटा गया था। जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था को बांटा गया उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था को भी 4 भागों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो आश्रम व्यवस्था का विकास उत्तर वैदिक काल से माना जाता है और उपनिषदों में अधिकांशतः 3 ही आश्रम थे। और जो उपनिषदों का अध्ययन करते हैं हम, तो उसमें कितने थे आश्रम? 3 ही आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, यानी कि संन्यास आश्रम उसमें नहीं था। धर्मसूत्र, साहित्य एवं स्मृति ग्रंथों में आश्रम व्यवस्था की जानकारी एवं इससे संबंधित व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को एक आदर्श परिधि में व्यक्त करते हुए
उसकी जीवन की गति को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। मनुष्य से अपेक्षा की गई कि जीवन के इन 4 सोपानों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम को पार करते हुए अपने जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करेगा, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करेगा। मानव के इतिहास में जीवन के वैज्ञानिक विभाजन का प्रथम प्रयास विश्व में भारतीय संस्कृति की ही देन है। पुरुषार्थ और आश्रमों के आदर्श एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म से परिचित होता है, शिक्षा प्राप्त कर उसकी साधना करता है। गृहस्थाश्रम में धर्मरत होकर अर्थ और काम को प्राप्त करता है, अर्थ यानी धन और काम। वानप्रस्थ में वह पूरा समाज कार्य के लिए लगाता था तथा संन्यास में वह मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करता है। देखो, चारों वैज्ञानिक तथ्य भी यही है कि 4 भागों में आश्रम व्यवस्था को बांटा गया है। कौन कौन से? जैसा कि ऊपर दे रखा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो चारों का अलग अलग उसने वर्णन यहाँ कर दिया है। तो आगे है, वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को गुण, कर्म व स्वभाव के अनुसार समाज के लिए उपयोगी बनाना था, जबकि आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक व नैतिक। आध्यात्मिक होता है धर्म से संबंधित और नैतिक नीति से संबंधित लक्ष्यों का समान रूप से समन्वयीकरण करना है। समन्वयीकरण का मतलब होता है तालमेल बिठाना, उसमें सामंजस्य बिठाना, उसमें कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास करना है। इस व्यवस्था का विकसित रूप हमें सूत्रकाल और महाकाव्य काल में देखने को मिलता है। प्रोफेसर जी.सी. पांडे ने लिखा है, आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के पूरक के रूप में थी। आश्रम एक और व्यक्ति को समाज से जोड़ते हैं तो दूसरी ओर वे उसके विकास के क्रमबद्ध सोपान बनते हैं, अर्थात किस प्रकार क्रम से पीढ़ी दर पीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, या जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना है तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हम ऊपर तक चढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार आश्रम एक और व्यक्ति को समाज से जोड़ते हैं तो दूसरी ओर वे उसके विकास के क्रमबद्ध सोपान बनते हैं, अर्थात वो सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। आगे है, संस्कार द्वारा जीवन का परिष्कार, सुधारकरण। संपूर्ण विश्व में भारतीय समाज सामाजिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से अग्रणी रहे, यानी कि संपूर्ण विश्व में अगर समाजों की बात की जाए तो भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जो सामाजिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से सदैव आगे रहा है। भारतीय ऋषि मनीषियों की मान्यता है कि व्यक्ति जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, अर्थात व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है परंतु संस्कार से वह द्विजत्व प्राप्त करता है। द्विजत्व का मतलब होता है ब्राह्मण होना। ब्राह्मण होने का मतलब जाति विशेष से संबंधित नहीं है। ब्राह्मण का मतलब होना यानी कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो क्या होता है? शूद्र होता है। कैसा होता है? शूद्र होता है, परंतु वह धीरे धीरे अपने कर्मों से, अपने गुणों से, अपने गुणों का विकास करता है, संस्कारों का विकास करता है, तो धीरे धीरे वो ब्राह्मणों की श्रेणी में भी आ सकता है। यानी कि जन्म या जाति के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे इसको माना गया है। जन्म या द्विजता प्राप्त करता है। भारत में व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित यानी कि सुंदर तरीके से व्यवस्थित करते हुए पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जिन धार्मिक व सामाजिक क्रियाओं को अपनाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। संस्कारों का विस्तृत विवेचन ग्रह सूत्रों, धर्म सूत्रों एवं स्मृतियों से मिलता है। विभिन्न ग्रंथों में इनकी संख्या अलग अलग है। वैखानस ग्रह सूत्र में 18, पाराशर बोधायन वराह ग्रह सूत्र व मनुस्मृति में 13 व गौतम ग्रह सूत्र में 40 संस्कार बताए गए हैं, परंतु वर्तमान समय में सिर्फ 16 संस्कारों को मान्यता प्राप्त है और 16 ही संस्कार माने गए हैं और 16वां संस्कार सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कार, अंतिम संस्कार भी।
जो इस प्रकार है। सबसे पहले गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और सबसे अंतिम अंत्येष्टि अर्थात मृत्यु। यानी कि व्यक्ति जब गर्भ में पल रहा होता है तो उस समय से उसके संस्कार हैं वो शुरू हो जाते हैं, यानी कि गर्भाधान से लेकर। तो गर्भाधान से लेकर पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, यहाँ तक ये चलते हैं। तो आगे है पुरुषार्थ की अवधारणा, तो इसको हम पढ़ेंगे आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान। तो इसके दौरान आपको याद करने हैं प्रमुख 16 संस्कार कौन कौन से हैं, इनको आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, याद भी करने हैं और साथ में करना है प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति एवं संवैधानिक व्यवस्था कैसी थी, लिखो। तो ये 2 प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से कल याद करने हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।